हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हम इस सीरीज़ में J25 के लिए रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारा चैप्टर चल रहा था मॉडर्न फिजिक्स, जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सरे से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरे में देखते हैं। जो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होता है, वो वन एंगस्टाइन की वेवलेंथ रखता है अराउंड। ये दो टाइप्स का होता है, सॉफ्ट और हार्ड एक्सरे। जो सॉफ्ट एक्सरे होता है उसका हाई वेवलेंथ होता है, और हाई वेवलेंथ होगा मीन्स एनर्जी उसकी मिनिमम होगी। और उस हार्ड एक्सरे का लो वेवलेंथ होता है, मीन्स हाई एनर्जी होती है। अब हमारा जो एक्सरे होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हमारा जो ये सेटअप है, इस ट्यूब में हम एक कैथोड एनोड लगाते हैं और पॉजिटिव वी वोल्टेज की बैटरीज कनेक्ट करते हैं। और कैथोड पे जब हम हीट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा डी एक्साइटेड के यहाँ पे जाता है, और ये वोल्टेज उसको और सपोर्ट करेगा, ताकि ये यहाँ से वहाँ तक जाएगा, और उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी ईवी होगी। अब ये यहाँ पे दो केस होंगे पॉसिबल, या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाए और उसके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे और उसके प्लेस ले ले, या फिर प्लेस ना ले। तो दो टाइप से हमारा एक्सरे यहाँ पर यहाँ से डिफाइंड होता है। सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूस एक्सरे, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो कंटिन्यूस एक्सरे क्या होता है? कंटिन्यूस एक्सरे क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन है हमारा है ईवी एनर्जी से, जब वो जाता है न्यूक्लियर के पास, और वहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव ना करके दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाता है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और उसको डायरेक्शन को मोड़ देगा। डायरेक्शन को जैसे ही यहाँ पे उसका चेंज होगा, तो क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव की तरह है, तो हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी के फॉर्म में रे निकलेगी, एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। अगर उसकी वेवलेंथ हमारा एक्सरे की इक्वल होगा तो हम उसे एक्सरे कहेंगे। तो ये हमारा जो वेवलेंथ निकलता है वो एक्सरे कहलाता है। और इसकी जो एनर्जी होती है वो E1 - E2 होती है, ठीक है। और ये हमारा जो एनर्जी मैक्सिमम कैसे हो सकती है? ईवी तो एनर्जी पहले से ही है, तो E2 का अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा जो एनर्जी होगी E1 - 0 मीन्स हमारा ईवी हो जाएगी, वो हमारी मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी, तो हमारी मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी। तो हमारा जो एक्सरे है, एक्सरे की मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी ईवी। और अगर मैक्सिमम एनर्जी मीन्स मिनिमम वेवलेंथ होगी वहाँ पर, तो मिनिमम वेवलेंथ बराबर एस सी बाई ई मैक्सिमम से हम डिफाइन कर सकते हैं। और हमारा जो मैक्सिमम एनर्जी थी ईवी हो जाएगी, और इसको हम इस प्रकार से एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए 12 431 बाई वी, अगर वी दिया है क्वेश्चन में तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारी एनर्जी मैक्सिमम बढ़ती जाएगी। अगर एनर्जी मैक्सिमम बढ़ती जाएगी, हमारा लिंडा मिनिमम घटता जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 20 किलो वॉट, फिर उसके बाद किलो वोल्ट, फिर उसके बाद 30, फिर 50। जैसा कि यहाँ वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, तो हमारा लिंडा मिनिमम की वैल्यू घटती जा रही है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। यही हमारा जो ग्राफ होता है वो हमारा कंटिन्यूस ऑफ रेडिएशन स्पेक्ट्रम कहलाता है, ऑफ एक्सरे का। अब कैरेक्टराइज एक्सरे क्या होती है? जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन इसके क्वांटम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दे, जैसा कि यहाँ देखिए, यहाँ पर रिमूव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया और ये अपना सीधे पाथ पे चला गया। तो हमारा जो ये था इलेक्ट्रॉन ये वाला है, और यहाँ पे ये जो के सेल है, के सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके यहाँ पे आ गया है। अब जैसे ही यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो ऊपर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि इसको फिल करे, तो या तो फिर एल या एम किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन आकर इसको फिल करेंगे। ये कोई भी हो सकते हैं। अगर एज्यूम करें कि हमारा जो एल के इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल किया है, तो हमारा के अल्फा होगा, क्योंकि एल से आया के में, तो हमारा के अल्फा होगा। अगर बी से आया होता है तो के एम से आया होता है तो के बीटा होगा। इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिमूव तभी होगा कि जब हमारा जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेल की जो एनर्जी है, मीन्स बाइंडिंग एनर्जी, अगर वो हमारे इसकी एनर्जी से कम हो, मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ कंबाइन करके उसको कंबाइन करके उसको बनाए रखे, वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। या फिर उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दोनों इक्वल होती है, तो उसको हम दोनों प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हमारी एनर्जी आएगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, के सेल की एनर्जी, हमारी बाइंडिंग एनर्जी ईवी हमारी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है के सेल की। और अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से इधर से आया, एल से एम से आया, तो इस प्रकार की सीरीज बनती जाती है, जिसे हम कहते हैं। और ये जो हमारा वेवलेंथ डिफाइंड होगा एच सी बाई डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जो कि हम देख सकते हैं एल सी के में है, तो ई एल माइनस ई के से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा के अल्फा होगा वो एक्सरे है। इफ इलेक्ट्रॉन जब फ्रॉम एल सी के, अगर एल सी के एम में आए तो जैसा कि मैंने बताया कि अल्फा एम से के में है तो के बीटा, ऐसे करके हमारा बढ़ता जाता है। ये हमारी के सीरीज होती है। और जैसे कि यहाँ पे देखिए के अल्फा, के बीटा, के गामा, ठीक है। यहाँ पे से एल में आया, मतलब यहाँ पे दूसरी वाली सीरीज में आया तो एल अल्फा एल बीटा, ऐसे करके। फिर तीसरी वाली सीरीज में आया तो एम अल्फा एम बीटा। ये एम सीरीज हो गई, एल सीरीज हो गई, के सीरीज ऐसी हो गई। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी के अल्फा की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, के बीटा से वेवलेंथ ज़्यादा है। जैसे कि पहले हम देख सकते हैं एनर्जी इसकी ज़्यादा है इससे, क्योंकि ये डिफरेंस ज़्यादा है एनर्जी का, यानी हमारा ये वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ये वेवलेंथ का आपको रेशियो वाले क्वेश्चन या फिर ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। वेवलेंथ का कौन सा ऑर्डर किससे ज़्यादा है, या फिर उसका मैचिंग क्वेश्चन, इसके भी चांसेस हो सकते हैं कि हाँ कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारा जो कैरेक्टराइज और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उन दोनों को कंबाइन करके जो हमारा कंप्लीट स्पेक्ट्रम बनता है वो हमारा इस प्रकार का बनता है। ये हमारा कंटिन्यूस का बनता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसा कि देख रहे हैं, हमारा के बीटा की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और के बीटा की हमारी जो वेवलेंथ होती है मिनिमम होती है, के अल्फा की उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है हमारी जो वेवलेंथ होती है। और यहाँ पे गामा होता है तो ये गामा होता है, क्योंकि हमारा वेवलेंथ यहाँ पे पीछे की तरफ घटता जा रहा है, जैसा कि ये फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। एम से के हमारा के बीटा, एन से के में आएगा तो के अल्फा, एन से एल हमारा एल बीटा, और एम से एल हमारा एल अल्फा हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमारा मोज़ले लॉ डिफाइंड होता है फॉर एक्सरे। एक्सरे वेव की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो एक्सरे वेव की फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इक्वल्स टू ए जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस सिग्मा होता है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और ये हमारा के सीरीज के लिए सिग्मा की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। जेड हमारा होता है एटॉमिक नंबर, जैसा आपको पता होगा। अगर वेवलेंथ हम निकालना चाहें तो एटॉमिक में जैसा हमने पढ़ा कि 1 लेंडा इक्वल्स टू आर, जेड का स्क्वायर मीन जेड यहाँ पे मतलब इफेक्टिव हमारा जेड माइनस सिग्मा का स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2 लिख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई लेंडा होती है, तो 1 लेंडा से हम आर सी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और फ्रीक्वेंसी का रूट ले लेंगे तो जो ए की वैल्यू होगी इस प्रकार से हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर सी 1/n1 माइनस 1/n2। अब यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कि जो हमारा रूट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे एटॉमिक नंबर के, तो इससे भी हमारा रेशियो वाले क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब हमारा रेडियो एक्टिव स्टार्ट होता है, जो हमारा पार्ट 2 का सेकंड था। तो रेडियो एक्टिव में सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी और उसकी यूनिट क्या होती है। जब हमारा ये न्यूक्लिया है, एक न्यूक्लिया जब अनस्टेबल होता है तो स्टेबल होने के लिए दूसरे न्यूक्लिया में कन्वर्ट होगा, तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमारा एक्टिविटी होती है, जिसे हम एसी कहते हैं। हमारा जो मतलब डिसइंटीग्रेट के पहले जो हमारा होता है वो पैरेंट न्यूक्लियस होता है, और हमारा जो बाद में होता है जो हमारा स्टेबल हो जाता है वो हमारा डॉटर न्यूक्लियस होता है। अब इसकी यूनिट जो होती है एक्टिविटी की, एक्टिविटी क्या होती है कि हमारा जो न्यूक्लियस कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो मतलब हमारा जो न्यूक्लियर होगा उसको कितना कम होता जा रहा है। यहाँ पर हमारा घटता जा रहा है, मीन्स हमारी ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम एक और नेगेटिव साइन लगाते हैं ताकि नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाए, तो इसी को हम लिखते हैं -dn/dt। अब इसका यूनिट जो होता है हमारा डीके पर सेकेंड होता है, डीपीएस। अब एक वेहिकल बराबर होता है 1 डीपीएस, और 1 क्यूडी इक्वल टू होता है 3.7 × 10 की पावर 10 डीपीएस, और 3.7 × 10 की पावर 10 B12, ये आपको पता होना चाहिए। और एक रदरफोर्ड इक्वल टू 10 की पावर 6 डीपीएस मीन्स डीके पर सेकेंड होता है। अब रेडियोएक्टिविटी डीके लॉ हमारा क्या है यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर रेडियोएक्टिव बनेंगे तो हमारा ये फार्मूले से बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एक्स जो है, एक्स न्यूक्लियर वाई में कन्वर्ट हो गया फॉर स्टेबल होने के लिए, और जो हमारा लिंडा होता है हमारा होता है डीके कांस्टेंट होता है। जैसे कि हम देखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर, कितना हमारा डिसइंटीग्रेट हुआ है। तो -dn/dt मीन्स कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा एक्टिव न्यूक्लियर की। तो हम इसको अगर इंटीग्रेट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारा जो लिंडा हम डिफाइन करते हैं हमारा डीके कांस्टेंट, और इस फॉर्म इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो फॉर्म निकल के आता है n बराबर n0 e पावर माइनस लिंडा टी। ठीक है, लिंडा हमारा यहाँ पे डीके कांस्टेंट होता है, और ये हमारा डीके रेडियोएक्टिव डीके इक्वेशन होता है। और जो हमारा n0 होता है एट t बराबर 0 पर हमारे कितने न्यूक्लियस वो होता है। अब अगर दोनों तरफ हम लिंडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा n लिंडा हमारा एक्टिविटी हो जाएगी, और यहाँ पर n0 और लिंडा हमारे एक्टिविटी t बराबर 0 e पावर माइनस लिंडा टी से डिफाइन करते हैं। अब हाफ लाइफ क्या होती है, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि हाफ लाइफ मीन्स कब हमारा न्यूक्लियर आधा हो जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा। टी बराबर 0 पे हमारा न्यूक्लियर n0 है, टी बराबर टी पर टी हमारा हाफ के लिए n बराबर n0/2, जिसको हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो हाफ टाइम हो जाएगा ln यहाँ पे ई है बाई 2 बाई लेंडा हो जाएगा, और ln ई बेसिक 2 की वैल्यू होती है 0.693, आपको पता ही होगा बाई लेंडा। सो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमारा नॉर्मल इक्वेशन होता है उसको अगर हम हाफ लाइफ के टर्म में लिखें तो हमारा जो n बराबर n0 इक्वल्स माइनस लिंडा टी होता है, यहाँ से लिंडा की वैल्यू निकाल देंगे ln2/T, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में, और दोनों तरफ लेंडा से मल्टीप्लाई करके हम इसको एक्टिविटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमारा मीन लाइफ जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। मीन लाइफ का फार्मूला आपको बस एक बार देख लेना है कि हाँ ये होता है 1/n लेंडा होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखिए साइमल्टेनियस अगर एक्स जो हमारा न्यूक्लियर है लिंडा 1 मीन्स हमारा डीके होकर वाई में हुआ है, और लिंडा 2 हमारा जेड में हुआ है, तो हमारा जो एक्टिविटी होगी लिंडा 1n प्लस लिंडा 2n, दो में कन्वर्ट हो गया है, तो हमारा जो डीके पर सेकंड हो जाएगा -dn/dt बराबर n लिंडा 1 प्लस लिंडा 2। हमारा जो वही मतलब इफेक्टिव हो गया लिंडा 1 प्लस लिंडा 2, ये हमारा फार्मूला वही है, बस यहाँ पे लिंडा 1 प्लस लिंडा 2 हो जाएगा माइनस लगा के, और इसको लिंडा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके हम एक्टिविटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रेडियोएक्टिव सीरीज होती है, जैसे कि हमारे अगर हम ऐसा करें कि हमारा A1 कन्वर्ट हो गया A2 से, लेंडा 1 उसका डीके कांस्टेंट है, अगर यहाँ पर ये स्टेबल ना हुआ तो फिर और भी कन्वर्ट हो सकता है ना, तो ये 3 कन्वर्ट हो गया। ऐसे करते करते जब तक वो स्टेबल ना हो जाए तब तक वो कन्वर्ट होता जाता है। तो हमारी यहाँ एक सीरीज होती है, जैसे कि आई थिंक थ्योरेटिकल या मैचिंग क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं सीरीज जी में। तो यहाँ पे थोरियम, न्यूटोरियम और यूरेनियम और एक्टिनियम, इन चारों की जो हमारी सीरीज होती है इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है जो एटॉमिक मास है हमारा 4n का मल्टीपल है, यहाँ पे 4n+1 का है, यहाँ पे 4n+2 का है, और यहाँ पे 4n+3 के फॉर्म में होता है। तो ये आपको पैरेंट और इंटर प्रोडक्ट क्या बनते हैं ये आपको एक बार पता होना चाहिए क्या होता है। और जो न्यूटोरियम होता है ये इसकी हाइफ लाइफ इतनी कम होती है कि इसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल बनाते हैं। ठीक है, नेचुरल नहीं पाए सकते, नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं होती है, क्योंकि हाइफ लाइफ इसकी बहुत ही कम होती है। अब हमारा न्यूक्लियस पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्शन कैसी होती है। यहाँ पे हमारा C हमारा इनिशियल न्यूक्लियर है, और फिर उसके बाद हमारा जो अट्रैक्टिंग पार्टिकल होता है स्मॉल सी हमारा डी में और स्मॉल डी में कन्वर्ट होगा। स्मॉल डी हमारा इमेटिंग पार्टिकल हो जाएगा जो कि रेडिएशन जो कि अल्फा बीटा भी हो सकता है, और डी हमारा जो एंड न्यूक्लियर होता है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सी में जो इनिशियल न्यूक्लियर C, मीन्स हमारा अटैकिंग और हमारा इमिटिंग, और कैपिटल डी हमारा जो एंड न्यूक्लियर होता है के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब जैसे न्यूक्लियर फोर्स क्यों डिफाइन होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है क्या है, जैसे कि हमारा न्यूक्लियर है, अब न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन है, तो यहाँ पर अगर कोई प्रोटॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन आपस में रिपल्सन होगा, तो ये आपस में रिपल्सन होगा तो रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लगेगा। और ये आपस में अगर रिपल्सिव होता है तो हमारा क्यों हमारा स्टेबल फॉर्म में होता है, क्यों हमारा ये
अनस्टेबल में नहीं होता, हमारा स्टेबल में इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है F जो कि होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, जो कि हमारे न्यूट्रॉन पे भी लग सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे भी लग सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन पे लग सकता है। तो हमारी दोनों को बैलेंस आउट करके हमारा इसको स्टेबल फॉर्म में बना देता है। इसलिए हमारा ये जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा स्टेबल फॉर्म में होता है। अब हमारा जो न्यूक्लियर साइज होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया आर हमारा न्यूक्लियर, ये हमारा इस न्यूक्लियर की रेडियस आर है, ठीक है। तो हमारा जो न्यूक्लियर की साइज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एटॉमिक मास के। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइड हटाएंगे तो हमारा जो बनता है आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट हमारा होता है फर्मी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 10 की पावर -15 मीटर होती है, ठीक है। अगर हमारा रेडियस मान लो इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होने पे क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स होगा उसकी वैल्यू घटेगी। अगर न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू हमारी घट जाएगी तो हमारा दोनों बैलेंस आउट होगा नहीं, तो बैलेंस आउट नहीं होगा तो स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी। तो स्टेबल होने के लिए हमारा जो रेडिएशन इमिट करेगा मीन्स हमारा ये एक्स से कन्वर्ट हो गया वाई में स्टेबल। जब भी कोई प्रोडक्ट स्टेबल बनता है तो हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी फॉर्म में या रेडिएशन फॉर्म में इमिट करता है। तो ये हमारी रेडिएशन निकली है। तो इसी कॉन्सेप्ट हमें समझ आता है कि हमारा जो अल्फा बीटा गामा ये सब रेडिएशन किस तरीके से निकलती है फॉर स्टेबल होने के लिए प्रोडक्ट। तो न्यूक्लियर की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी दो प्रकार से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ इकट्ठा करके रखने पे जो एनर्जी रिलीज होती है या फिर उनको अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है रिक्वायर्ड, या फिर रिलीज करने पे जो एनर्जी होती है, वो दोनों ही हमारा दोनों फॉर्म में हम उसको कह सकते हैं दोनों हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो अगर हमारा जो प्रोटॉन है जेड हमारा एटॉमिक नंबर हो गया जो कि प्रोटॉन है प्लस ए माइनस जेड न्यूट्रॉन बराबर हो गया हमारा एक्स हमारा एटॉमिक नंबर, और ये हमारा ए होगा हमारा एटॉमिक मास जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, प्लस हमारा ये स्टेबल फॉर्म बना। अब स्टेबल फॉर्म जैसे बताया मैंने कि स्टेबल फॉर्म बनेगा तो मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमारी ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी को हमको फाइंड कैसे कर सकते हैं कि जैसा कि देख रहे हैं कि ये हमारा स्टेबल फॉर्म में है और ये हमारा अनस्टेबल नहीं है तभी स्टेबल में गया है। तो हमारा मास इसका कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होगा, इससे जो मास का हमारा डिफरेंस होता है वो उसी से हम एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करते हैं। जो हम मास का डिफरेंस निकालते हैं मीन्स मास डिफरेंस निकालते हैं, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस इस एक्स पार्टिकल का मास, जो हमारा जो डिफरेंस ऑफ मास होता है उसको हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और जो 1 AMU इक्वल टू होता है आपको पता होना चाहिए 1.66 × 10⁻27 kg होता है। और कभी कभी हम क्वेश्चन में निकालते हैं कि हमको बोलना आंसर जो MCQ में होता है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो जो हमारा मास इन AMU में आया अगर उसे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का होती है। ये तब डिफाइंड होती है कि ये हमारा न्यूक्लियर कितना स्टेबल है कि नहीं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा होगा वो हमारा स्टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हमारा वो स्टेबल है। अब जैसा कि इस ग्राफ में हम देखते हैं एटॉमिक मास वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू भी कम है। हमारा पीक पर हमारा जो होता है वो आयरन होता है, Fe की सबसे ज़्यादा होती है, ये स्टेबल फॉर्म में होता है। तो हमारा जो कम न्यूक्लियर जो एटॉमिक नंबर है और हमारा जो ज़्यादा है, तो इन दोनों ये सब भी चाहते हैं कि हमारा क्या नाम है स्टेबल हो जाए, स्टेबल होने के लिए चाहते हैं। तो अगर जो हमारे जो हाई एटॉमिक नंबर वाले हैं वो हमारा फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन मीन्स क्या करते हैं, अपना एनर्जी को स्प्लिट करते हैं, एनर्जी को मतलब अपने आप को तोड़ते हैं ताकि वो इसके बीच में आ जाए ताकि स्टेबल हो जाए। तो स्प्लिटिंग करेंगे और कुछ ना कुछ एनर्जी का रिलीज करेंगे क्योंकि स्टेबल होना चाहते हैं। तो और फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है जो हमारे लो एटॉमिक नंबर वाले हैं वो इंक्रीज करके बीच में होना चाहते हैं। तो जो हमारे ए और बी होंगे एज इन एग्जाम्पल वाइज हमारा सी में बनना चाहेंगे और कुछ एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि सी हमारे स्टेबल में बनना चाहते हैं। तो हमारा ये हमारा फ्यूजन होता है, ये हमारा फ्यूजन होता है, ये हमारा फ्यूजन होता है। अब यही जो एनर्जी होती है, एनर्जी अगर हम लिखना चाहिए एनर्जी कैसे, मास डिफेक्ट अपान इंटू सी स्क्वायर। तो इसका मास लिख सकते हैं ए और बी माइनस सी का, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस माइनस मास ऑफ जेड इंटू सी स्क्वायर। अब ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारा एनर्जी रिलीज होगा तो हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब जो हमारा क्यू वैल्यू होता है, क्यू वैल्यू वही डिफाइन होती है कि जो हमारी एनर्जी होती है वही हमारी क्यू वैल्यू होती है, वो दोनों डिफरेंस नहीं होता, बस खाली हम उसे क्यू वैल्यू के नाम से जानते हैं। हमारी क्यू वैल्यू अगर रिलीज हुई है तो हमारा क्यू वैल्यू पॉजिटिव देते हैं, और अगर हमने एनर्जी सप्लाई की है तो हमारा क्यू वैल्यू नेगेटिव होगा। क्यू वैल्यू भी देखिए वही फॉर्म में है, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो मतलब हमारी एनर्जी और क्यू वैल्यू सेम होती है। अब जैसे कि हमने बताया कि रेडिएशन इमिट होता है अल्फा बीटा गामा फॉर्म में फॉर स्टेबल होने के लिए। तो अल्फा डिके का होता है, सबसे पहले देखते हैं कि जेड और ए एक्स है वो वाई में कन्वर्ट हुआ, इसमें एटॉमिक नंबर 2 का, क्योंकि अल्फा बना है, अल्फा क्या होता है 2 और 4, मतलब एटॉमिक नंबर 2 और मास होता है इसका 4। तो यहाँ से 4 और 2 दोनों कम हो जाएंगे और कुछ हमारा रेडिएशन एनर्जी की फॉर्म में निकलेगा। तो क्यू वैल्यू हम निकाल सकते हैं एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम अल्फा इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब जैसा कि हम यहाँ पे जो एनर्जी क्यू वैल्यू निकलती है, जो एनर्जी निकलती है यहाँ पर वो हमारा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकलती है। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकलती है। अगर हम एज्यूम करें वाई की वेलोसिटी वी वाई है और अल्फा की वेलोसिटी वी अल्फा होगी और इसका मास एम का मास सॉरी एम वाई और एम अल्फा, ठीक है। तो अगर हम इसका मोमेंटम कंजर्व करें तो मोमेंटम पहले जीरो था, फिर बाद में भी स्प्लिट करने पे जीरो होना चाहिए। तो एम वाई वी वाई इक्वल टू एम अल्फा वी अल्फा, और हमारा क्यू वैल्यू हम इसको
काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, तो जैसे बताया कि हमारी दोनों एनर्जी वाई की और अल्फा की ऐड हो जाएगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन से हम जो फाइंड करते हैं कि अल्फा की फॉर्म ये इस प्रकार निकल जाता है। तो क्यू वैल्यू एम वाई प्लस एम अल्फा प्लस एम वाई के फॉर्म में हो जाता है। और एम वाई क्या है, मास हमारा मास ऑफ वाई हमारा ए माइनस फोर है, तो ए माइनस फोर बाई ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा टोटल मास तो कंजर्व ही होगा, वो तो ए ही होगा। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म निकल के आता है, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है, इससे क्वेश्चन तो आए हैं और आने भी चांसेस रहते हैं। तो क्यू हमारा के अल्फा का जो फॉर्म होता है क्यू ए माइनस फोर बाई ए होता है। प्रोसेस आपको समझना चाहिए किस प्रकार निकला है। अब जो बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके में सबसे पहले जो निकलने के मतलब कुछ तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कुछ तो पॉजिट्रॉन निकलते हैं, और यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ निकलती है, जिसे हम न्यूट्रिनो और हमारा एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। पॉजिटिव बीटा डीके में हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो निगेटिव होता है। पॉजिटिव है तो निगेटिव आपको याद करना होगा ऐसे कि हमारी पॉजिटिव डीके है मतलब ये निगेटिव होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, मतलब एटॉमिक नंबर का लॉस हुआ है, तो हमारा वन एटॉमिक नंबर माइनस होता है, और यहाँ पे हमारा कुछ पॉजिट्रॉन निकलता है और कुछ हमारा न्यूट्रॉन निकलता है। अब इसका जो मास डिफेक्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए, इसको याद कर लीजिए कि कैसे इसका मास डिफेक्ट निकलता है। और इन केस ऑफ बीटा माइनस डीके में क्या होगा, एक एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन से कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, प्लस इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, क्योंकि प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है तो मतलब इंक्रीज होगा, तो यहाँ वन का इंक्रीज होता है, तो मास डिफेक्ट एम एक्स माइनस एम वाई निकाल सकते हैं। और के कैप्चर क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है प्लस हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा न्यूट्रॉन में प्लस हमारा न्यूट्रिनो में। तो इसमें भी हमारा प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, मतलब घटेगा, तो हमारा हम इसको जेड माइनस वन लिख सकते हैं, और इसका भी मास डिफेक्ट एम एक्स माइनस एम वाई होता है। ठीक है। और लास्ट हमारा जो थर्ड है वो हमारा गामा डिफेक्ट। गामा डिफेक्ट क्या होता है कि हमारा जो कोई एक्स है, अगर वो एक्साइटिंग स्टेट में है, मतलब एक्स हो गया कन्वर्ट हो गया वाई में, अगर वाई भी हमारा स्टेबल ना हुआ और ये हमारा एक्साइटिंग स्टेट में अगर हुआ, तो ये फिर भी कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टेबल होना है इसको भी, ये हमारा एक्साइटिंग स्टेट में है तो ये कन्वर्ट होगा स्टेबल होने के लिए, तो वाई और गामा में एज्यूम किया कि गामा में कन्वर्ट हो गया, तो जो हमारा एक्स है वो फाइनल फॉर्म में हम देख सकते हैं कि वाई अल्फा गामा इन तीनों के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे ये कन्वर्जन होता है। सो ये हमारा रिवीजन का एंड होता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन है, जिसको ट्राई करिएगा और सारे क्वेश्चन को जरूर करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।